चलिए हम लोग रिज्यूम करते फिर से प्रोसेस कॉस्टिंग। सबको आवाज क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रही है आवाज आपको? हाँ हाँ ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग लास्ट किए थे, आपको 15-16 तक बोल दिए थे, है ना, होमवर्क के लिए। आप बताइए तो कहाँ कहाँ डाउट आया आपको या क्या पूछना है प्रोसेस कॉस्टिंग में, बताइए। नहीं आया सर डाउट। वाह वेरी गुड, बहुत मतलब अच्छा मेहनत कर लिया। और कोई बताइए कहीं पे डाउट है? खुशबू, रेणुका, सलोनी, किन्हीं को भी कुछ बोलिए, बढ़े आगे। यस सर। चलिए वेरी गुड। मतलब आप लोग अच्छा से कुछ दिन क्लास किए हैं और सुने हैं, और जो फॉर्मूला भी सिंपल करके भी किए हम लोग, तो उसको आप अप्लाई किए हैं, है ना। और मेनली प्रैक्टिस का ही चीज है, क्योंकि आप पहले मेहनत कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप मेहनत कर चुके हैं, तो अभी जैसे उतना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या नया चीज है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अब कॉन्सेप्ट को समझने लग गए हैं। ठीक है, तो लेकिन जो लोग मेहनत नहीं किए हैं उनको तो ये जरूरत है कि पहले का कॉन्सेप्ट और जो भी अभी चल रहा है उसको मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा, लेकिन मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, बनेगा कैसे? क्योंकि मेहनत तो चाहिए ना, बिना मेहनत के कैसे होगा। ठीक है, तो मेहनत शुरू में कर लीजिए ताकि इजी पड़े आपको बाद में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए, आगे बढ़िएगा आप, किसके बाद है बाकी, मतलब उसी तरह का इलस्ट्रेशन और लगभग थोड़ा मोड़ा चेंज में मिलेगा आपको। इलस्ट्रेशन 20 के बाद देखिए एक टॉपिक है ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस। आइए तो नया टॉपिक है वो ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस। आ गए? यस सर। हाँ, अब देखिए ये भी प्रोसेस ही है, जैसे ऑयल बनता है ना, जैसे पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, केरोसिन है, तो ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस, तो इस ये भी क्या होता है प्रोसेस। देखिए इसमें तो नाम ही प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस ही कॉस्ट इसमें लग जाता है। तो क्या क्या प्रोसेस है देखिए बुक में बताया होगा। क्रशिंग प्रोसेस एक अकाउंट बनता है, फिर रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट बनता है, और फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट बनता है। किसमें? ऑयल रिफाइनरीज के केस में, जैसे कोकोनट है, कोपरा, मस्टर्ड, कर्नल, लिंसीड, ठीक है, उनसे भी ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डेबिट होता है क्रशिंग, मतलब जहां पे भी ऑयल आप बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ऑयल रिफाइनिंग वाला एक वो है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनिंग वाला बात किया जा रहा है। आप जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ सिंपल ऑयल का बात किया जा रहा है ना, खाने खाने पीने के लिए जो यूज आता है मेनली। ठीक है, तो फिर क्वांटिटी जो है रॉ मटेरियल का कंज्यूम होता है, उसका वैल्यू और सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट होता है, जो हम लोग जानते ही हैं कि जो भी खर्च लग रहा है हमारा वो डेबिट करते हैं हम लोग प्रोसेस अकाउंट में, ताकि क्या पता चल सके हम लोग कितना हमें प्रोडक्शन हो रहा है। और जो भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है या लॉस इन वेट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे तो हो गया, और लॉस इन वेट, सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप, रेसिड्यू, जो भी क्या हो रहा है जिससे भी हमारा कुछ लॉस हो गया वेट में, जैसे घट गया, उसका यूज नहीं हुआ। ठीक है, कुछ स्क्रैप को हम बेचे, रेसिड्यू बचा, या बैग्स अगर कुछ है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आगे तो बस बनाएंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आउटपुट जो क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट का है, ठीक है, रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट का है, और फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट का है, उसको क्या बोला जाता है? पहला क्रशिंग प्रोसेस को में जो ऑयल निकल के आता है उसको बोला जाता है क्रूड ऑयल। फिर रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट में जो फिर मतलब आउटपुट आया उसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। और लास्ट में फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट में जो आउटपुट मतलब जो ऑयल बन गया फाइनली, वो क्या बोलते हैं? फिनिश्ड ऑयल, मतलब यहाँ पे आपका तैयार है अब, ठीक है, नॉर्मल मार्केट में जाने के लिए। तो इस कनेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला, जो सेल प्रोसीड्स है कोकोनट रेसिड्यू का, जैसे कोकोनट वाला अगर केस चल रहा है, कोकोनट वाला ऑयल का, तो कोकोनट का जो रेसिड्यू बचा उसको जैसे हम लोग पीस ये क्या कर रहे हैं, उसको क्रश कर रहे हैं, तो उसका जो रेसिड्यू बचा, ठीक है, नारियल का। कोकोनट बैग्स है, ठीक है, मतलब जिसमें वो कोकोनट आया झोला, ठीक है, या बोरा, और कोकोनट सैक्स वही बोरा, या केक कोपरा, मतलब जो भी उसका बचा हुआ रेसिड्यू है, ठीक है, वो उसका अगर सेल दिया हुआ है कि इतना में वो बिक गया, तो हम लोग जानते हैं कुछ भी अगर किसी प्रोसेस से रियलाइज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अमाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अब हमारा कॉस्ट क्या होगा, घटेगा, इसलिए तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं ना। कुछ सेल किए या कुछ स्क्रैप सेल किए, कुछ भी जो भी सेल कर देते हैं हम लोग, तो उस प्रोसेस का कॉस्ट तो अल्टीमेटली वो घट ही जाता है। ठीक है,
तो ये जो है फिर हमारा क्रशिंग प्रोसेस में क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग जो ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अभी सिंपल में समझते हैं, 3 बता दिया प्रोसेस। ठीक है, एक क्या है, सबसे पहला हम लोग का क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, और तीसरा क्या बन रहा है, फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट। तो पहला क्रश जो होता है, मतलब जो भी मटेरियल क्रश किए उसको, है ना, उसको दबाए, जिससे उसका निचोड़े उसको। ठीक है, फिर क्या, रिफाइन, उसको थोड़ा हम छाने, और फिर लास्ट में क्या, फिनिशिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग क्रशिंग प्रोसेस का भी देखें कि कुछ रेसिड्यू होता है तो वो तो क्रेडिट होता है, ये तो हम लोग जानते हैं क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख लिए। सेल अगर हम करते हैं कोई भी बाई प्रोडक्ट का है, मतलब उसके साथ जो निकला कोई प्रोडक्ट जो हम लोग का इंटेंशन नहीं था, जैसे हम लोग गन्ना, ठीक है, गन्ना का रस पीते हैं, तो साथ में क्या होता है, गन्ना का रस पीते हैं तो वो जो गन्ना क्रश होता है, तो उसका जो मटेरियल जो साइड में निकलते जाता है ना, जो जूस में नहीं जाता है, मतलब जो गन्ना का मोटा भाग रहता है, रस तो हम लोग पीते हैं लेकिन वो मोटा भाग, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर उसका कोई मार्केट है या कोई उनसे खरीद लेते हैं अपने जानवर के लिए या किसी चीज के लिए भी जो अपन वो खुद से यूज करेंगे, तो उसके लिए वो अगर कुछ भी पैसा देते हैं, तो वो भी क्या होगा बताइए, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्या होना चाहिए, पैसा मिलेगा आपको बेच के तो क्या होना चाहिए, डेबिट। पैसा मिलेगा, तो आपका उस प्रोसेस का कॉस्ट क्या होगा, घटेगा ना विवेक, घटेगा तो क्या करना चाहिए, क्रेडिट ना, क्योंकि कॉस्ट को ना हम लोग डेबिट करते हैं, तो कुछ भी रियलाइज हुआ तो कहाँ चला जाता है, जो भी कुछ भी सेल होता है कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में ना, क्लियर है। यस सर। हाँ, कोई बात नहीं वो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और आउटपुट अगर सब प्रोसेस का दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी कॉलम को कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर डिफरेंस है तो उसका मतलब, जैसे हम लोग देखे ही पहले क्वेश्चन में कि 1000 kg हम इनपुट डाले, और लास्ट में हम देख रहे हैं आउटपुट है 800, तो मतलब क्या हो रहा है, 200 क्या हो गया, वो वेट का लॉस हो गया, या इसी तरह का कुछ कुछ किसी ना किसी चीज से वो क्या हुआ है, वो गया है ना, किसी न किसी चीज से हमारा वो डिडक्ट हो गया है वो पोर्शन। ठीक है, तो वेट हम क्वांटिटी को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, यूनिट्स के कॉलम में कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या बताया गया है, अगर डिफरेंस है तो जैसे हम लोग बोले कि वो लॉस इन वेट चल जाता है, और वो रिकॉर्ड कहाँ हो जाता है, वो भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि बैलेंस करते हैं ना हम लोग ये भी। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ पॉइंट में देखिए बताया गया है कि जो फिनिश्ड ऑयल होता है वो हम लोग कास्क या ड्रम, मतलब जिसमें भी लिक्विड स्टोर होता है, जैसे कास्क है उसका जो कंटेनर है या ड्रम्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कास्ट या कॉस्ट ऑफ ड्रम्स। ठीक है, तो मतलब हम लोग वहां पे स्टोर करते हैं तो उसका जो भी कॉस्ट आए, तो इस केस में जब फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट को डिवाइड किया जाता है 2 भाग में, अब देखिए यहीं से अब अंतर होने लग रहा है, जो हम लोग ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो अभी तक तो हम लोग देख रहे थे लगभग लगभग जो पहले किए वही सब है, तो लास्ट वाला जो है कौन सा, फिनिशिंग प्रोसेस वाला जो है, यहाँ पे ये चेंज होता है, इसमें इसमें ना 2 भाग में बढ़ जाता है जो प्रोसेस अकाउंट होता है। क्या क्या बोला गया है, अकाउंट 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, जो पहला पार्ट है उसमें पता चलता है हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड ऑयल, मतलब कितना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया किसका, फिनिश्ड ऑयल का, तो यहाँ पे हम लोग बस कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मतलब इसमें और क्या रहता है, जितना भी एक्सपेंसेस फिनिशिंग प्रोसेस से रिलेटेड है वो डेबिट हो जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कास्ट या ड्रम्स को डेबिट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो हम बेचने के काम में ला रहे हैं ना, उस ड्रम में स्टोर करके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ड्रम्स जो है, जो हमारा यहाँ पे आया, उसको मतलब उस वो कहाँ ले जाते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट जो पार्ट है फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट का, वो उससे क्या पता चलता है हमको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिससे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ के कितना हमको एक्चुअली इसमें कॉस्ट ऑफ, मतलब कितना कॉस्ट आया मेरा इसका प्रोडक्शन में टोटल, ठीक है, जो भी हम बेचे उसका क्या कॉस्ट आया, तो वो पता चलता है। ठीक है, तो सिंपल में अब रिवीजन के तौर पे बता देते हैं, जो ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग देखे 3 प्रोसेस है। ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में 3 है प्रोसेस, क्या क्या है, पहला क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट बनता है, दूसरा, ठीक है, रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट बनता है, और तीसरा फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट बनता है। ठीक है,
जिसमें हम लोग देखिए क्रशिंग और जो दूसरा है रिफाइनिंग, ये लगभग ठीक है, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन फिनिशिंग प्रोसेस में हम लोग देखिए ये 2 भाग में जाके बढ़ जाता है। ठीक है, क्या-क्या भाग है? पहला भाग में हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाग मतलब फिर हम लोग नेक्स्ट उसी का नेक्स्ट में चल जाते हैं। जैसे हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो पहले ट्रेडिंग लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह से इसका भी 2 पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बस निकालते हैं, फिर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दूसरे पार्ट है उसमें क्या हो जाता है? सीडी-बीडी हो जाता है, ठीक है? ब्रॉट डाउन, और वहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं? कॉस्ट ऑफ कास्ट को भी जोड़ देते हैं, जो भी ड्रम्स या कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड को स्टोर करने के लिए, वो भी ऐड हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, उससे पता चलता है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया। ठीक है, तो अभी हम इसको शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इलस्ट्रेशन 21 के थ्रू। आइए इलस्ट्रेशन 21 में सब आ गए? देखिए उसी के बाद है, आ गए सब? यस सर। सब बोलिए, आ गए सब? यस सर। यस सर। बोलिए, चलिए देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बस ऐसे देख लीजिए, क्योंकि आप तो प्रोसेस देखिए 3 प्रोसेस बनाया हुआ है, डिटेल्स बताया गया है, ऑयल मिल से लिया गया है, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग दिया हुआ है ना, 3 प्रोसेस है। इसमें भी कोकोनट वाला ऑयल बनता है, इसलिए कोकोनट आपको दिखेगा। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया गया है, फिर बोला गया है प्रिपेयर द अबव पर्टिकुलर्स, क्या-क्या बनाने बोला गया है, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लिखिए, ऐसे डिस्कस कर दे रहे हैं जो इसका मेन पार्ट है, ताकि आप जब घर में बनाए तो आपको थोड़ा ये लगे। ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी ऑयल से रिलेटेड है, तो हम लोग एक क्वेश्चन मतलब देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो क्रशिंग प्रोसेस में हम लोग जानते हैं, क्रशिंग प्रोसेस जो कोकोनट यूज किए उसमें है ना, तो कोकोनट यूज जो हुआ है वो इसमें आ गया, क्योंकि पहला भाग तो हम लोग कोकोनट का यहीं पे ले आएंगे ना, उसको निचोड़ेंगे कोकोनट को, ऑयल जिससे निकले हमारा। फिर दूसरा प्रोसेस में देखिए रिफाइनिंग प्रोसेस, तो वो पहला पार्ट में जो आया उसी का ट्रांसफर हो गया। थर्ड में देखिए फिनिशिंग प्रोसेस में जो हमारा रिफाइनिंग में आया आउटपुट, यहाँ पे क्या बन गया, वो इनपुट। यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसेस बस यस ऐसे। सर। हाँ, वैसे तो घर में फिर आप देखिएगा, क्योंकि ये तो हम लोग देख चुके हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 कैसे होता है। आउटपुट जो है पहला प्रोसेस का, दूसरा का इनपुट, इस तरह से बनता है। लास्ट प्रोसेस जो है फिनिशिंग प्रोसेस, उसमें देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो राइट साइड में लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 248, और उसका कॉस्ट आया 1946 200। अब उसी को देखिए कैरी डाउन किया गया है सेकंड पार्ट में, दिख रहा है आप सबको? टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन, देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है। यहीं पे अंतर है बाकी क्वेश्चन से, दिख रहा? यस सर। ठीक है, डेबिट साइड में सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है, तो देखिए, तो फिर इसमें क्या हुआ, बस जो अभी हम लोग पढ़े कि कॉस्ट ऑफ कास्ट ऐड हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ कास्ट क्या आ गया इसमें, देखिए कॉस्ट ऑफ कास्ट। फर्दर इंफॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कास्ट कितना है 75,000, तो 75,000 भी कॉस्ट में जाके ऐड हो गया। टोटल कॉस्ट हो गया 20,21,200, मतलब 20,21,200। उसके कारण हमारा क्या हुआ, यूनिट तो उतना ही है 248, लेकिन जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, पहले तो प्रोडक्शन आया, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम लोग पढ़े ही अभी थ्योरी में, कि एक बार कॉस्ट ऑफ कास्ट का ऐड हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, तो वो क्या हो गया, बढ़ गया, देखिए, है ना। वो पर टन पहले मेरा आ रहा था 7,847.50, और 75,000 भी ऐड हो गया, तो पर टन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, 8,150 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। सब बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर से हम शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए क्या किए हम लोग, 3 प्रोसेस इसमें बनता है। पहला क्या, क्रशिंग, रिफाइनिंग, और तीसरा क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। क्रशिंग रिफाइनिंग का तो जैसे हम लोग पहले देखते आए वही है, फिनिशिंग में भी वही है, बस एक पार्ट और इसमें जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कास्ट को हम लोग सेकेंड पार्ट में दिखाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कास्ट को दिखाने के लिए हम लोग एक और पार्ट बना देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया ऊपर में, वही नीचे में ब्रॉट डाउन हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ कास्ट भी बस ऐड हो गया। तो यही अंतर है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। 75,000 वाला जो है उसको आप टिक कर लीजिए कि यही एक मेन क्या है, जो अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े, कि यही बस अलग से आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या जाता है, राइट साइड में हमारा
क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि अब 75,000 भी ऐड हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ कास्ट जो कंटेनर है जिसमें हम वो लिक्विड मतलब ऑयल स्टोर करेंगे वो भी ऐड हो गया, तो उसके कारण वो बढ़ गया। तो यही इसी रेस्पेक्ट में क्या है, ये अंतर है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस 1 2 3 करके नहीं होता, इसमें क्या है, क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग का 2 पार्ट है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए, 7th पॉइंट में जाइए, मतलब 7th टॉपिक। देखिए 2-3 पेज आगे बढ़िए। बाई प्रोडक्ट मिला सबको? यस सर। बाकी लोग बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, बाई प्रोडक्ट का स्पेलिंग ठीक करिए तो BY बस लिखिए। ठीक है, BY, बाई हाइफन आप दे सकते हैं, मतलब छोटा डैश, प्रोडक्ट। कर लिए? यस सर। बाकी लोग बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए, अभी जैसे हम लोग एग्जाम्पल ही लिए थे, वो गन्ना का जूस जो हम लोग पी रहे थे, उस केस में क्या था, गन्ना का जो वो मटेरियल निकल गया जो जूस में नहीं जाता है, हार्ड मटेरियल, वो क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट होता क्या है, बाई प्रोडक्ट मेनली बोलते हैं हम लोग वैसे प्रोडक्ट को जिसका वैल्यू ज्यादा नहीं है ना, और जैसे बुक में ही देखिए लिखा हुआ है, और जो इंसिडेंटली या अनअवॉइडेबली मतलब उसी के दौरान आ गया, उसके हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है कि उससे हम लोग वो मटेरियल कलेक्ट करेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव तो जूस निकालना है। और अनअवॉइडेबल है, मतलब वो निकलेगा ही, गन्ना को आप डालेंगे तो उसका एक पार्ट रस जो है वो हो जाएगा, और वो हार्ड पार्ट जिसको मेनली कचरा भी हम लोग बोलते हैं, हालांकि अगर बिकता है तो वो उसका कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो वो बाय प्रोडक्ट हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कोई और एक प्रोडक्ट निकले जिसका वैसा वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो या हम लोग का इच्छा नहीं है उसको मेनली करने का, तो वो क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे और एक्सप्लेनेशन में इसका। ठीक है, तो वो बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है कि नहीं बताइए, कम ही होगा ना, कहीं बिकेगा भी तो, यस सर। है ना। एक ग्लास हम लोग पीते हैं जूस 20-25 रुपया में, वो जो अभी नॉर्मल मिल रहा है वही चीज। ठीक है, लेकिन उतना कचरा वाला जो है, मतलब उसके साथ जो बाहर आ गया प्रोडक्ट, उसका तो उतना नहीं मिलेगा कि एक गिलास का 25 रुपया, है ना, वैसे तो वो तो नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है, तो देखिए ये बाय प्रोडक्ट हो गया। और भी एग्जाम्पल लिखा है, आप पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल को, जैसे कॉटन वाला केस है। ठीक है, जो अभी ऑयल वाला देख रहे हैं, तो ऑयल केक मतलब उसका जो ऑयल ऑयल निचोड़े हम, तो उसका जो मटेरियल आया, ठीक है, उसको जो हमको अगर उसको वो भी क्या हो गया, अगर उसका इंटेंशन नहीं है मेरा कि उसको हम कुछ करेंगे, ठीक है, उसको मेनली हम मेन प्रोडक्ट के जैसा नहीं ट्रीट करते हैं, तो बाई प्रोडक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ऑयल, कॉटन सीड, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ कॉटन का कपड़ा ये सब का काम होता है या धागा बनता है, तो उसका जो कॉटन सीड है, ठीक है, तो वो हो गया बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह अलग अलग एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखिए 2 तरह का लिखा हुआ है बाय प्रोडक्ट है। पहला बताया जा रहा है वैसा बाई प्रोडक्ट जिसमें क्या है, हमको ओरिजिनल फॉर्म में ही हम लोग बेच देते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। प्रोसेस नहीं करते मतलब हम कुछ नहीं करते हैं, बस उसको क्या करते हैं, जो आया मेरे पास, जैसे वो गन्ना का जो हार्ड मटेरियल निकला, उसको क्या किए हम, ठीक है, उसको वैसे ही बेच दिए। तो क्या हुआ, यहाँ कोई प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं कि उसको और उसको धोने में पैसा खर्च कर रहे हैं, या कोई और लेबर को रखे हैं कि इसको थोड़ा इस तरह से आप प्रोसेस कर दीजिए फिर हम लोग बेचेंगे। तो एक विदाउट प्रोसेसिंग हो गया, और एक क्या होता है, विथ प्रोसेसिंग, जहां पे हम कुछ काम करते हैं ताकि वो सेल करने के लायक बन जाए। ठीक है, तो अगर जहां पे काम करेंगे तो वहां प्रोसेस हो गया, और जहां काम नहीं करेंगे तो विदाउट प्रोसेसिंग ही उसको हम उसको क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बताया हुआ है देखिए बाई प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट में। ठीक है, अपने कॉपी में लिखिए तो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स ऑन बाई प्रोडक्ट, शॉर्ट नोट्स ऑन बाई प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा लिखिए डिफरेंस बिटवीन, अभी हम लोग देखेंगे
डिफरेंस बिटवीन बाई प्रोडक्ट्स एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा। डिफरेंस बिटवीन बाई प्रोडक्ट्स एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, इसको इंपॉर्टेंट लिखिए। ये इवन इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका, कब हम लोग ट्रीट करते हैं किसी को बाय प्रोडक्ट, कब ट्रीट करते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई होगा जहां कॉमर्स का कुछ है तो वहां के लिए भी ये क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताया क्या गया है, देखिए लिख लीजिए सब क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस है। पहला बताया गया रिलेटिव सेल्स वैल्यू, कि सेल्स वैल्यू क्या होता है, अगर किसी प्रोडक्ट का ज्यादा है और एक का उससे बहुत कम है तो मेनली हम लोग क्या बोल देते हैं, जो ज्यादा वाला है उसको मेन प्रोडक्ट और जो कम वाला है वो बाय प्रोडक्ट, जैसे गन्ना वाला भी हम लोग देख रहे थे। अगर ऑब्जेक्ट दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है क्या कि जो हम चीज बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वही मेरा मेन प्रोडक्ट है। फाइनल आउटपुट मतलब कि जो, जैसे अभी गन्ना वाला ले रहे थे तो जूस आ गया है ना, ऑयल वाला केस ले रहे थे तो जो ऑयल हम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वही मेरा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, तो वो मेन प्रोडक्ट हो गया, मतलब कि इसके लिए जा रहे हैं, और जो हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन वो आ रहा है तो वो क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट। जैसे गन्ना वाले केस में वो हार्ड वाला मटेरियल, या ऑयल केक, ऑयल बना रहे हैं तो उसका जो अलग से निकल रहा है मटेरियल, ठीक है, ऑयल के अलावा जो है, ठीक है। तो मतलब क्या हम उद्देश्य लेके चले हैं कि मेरा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसके हिसाब से मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया, ठीक है, पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट कि हम लोग किसको माने हैं कि किसको हम ट्रीट करेंगे मेन प्रोडक्ट के जैसा और किसको हम ट्रीट करेंगे बाय प्रोडक्ट के जैसा। अच्छा, मेन प्रोडक्ट के जैसा मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं एक प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें क्या हो गया, एक्स वाई और जेड तीन चीज निकल रहा है, हाँ। अगर हम क्या बोलते हैं कि मेरा सेल्स, पहला केस में अगर सेल्स वैल्यू का बात करें, एक्स और वाई का ज्यादा सेल्स वैल्यू है और जेड का उतना नहीं है, तो हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एक्स और वाई क्या है, मेरे ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स मतलब दोनों ही मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। और जेड क्या है, मेरा बाय प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव वाले केस में हम अगर देखें तो अगर हम पहले ही से बोले हुए हैं क्या कि हम बनाएंगे एक्स और वाई जेड साथ में बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स हो गया मेरा मेन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो अनवांटेड प्रोडक्ट है वाई और जेड वो क्या हो गया, मेरा बाय प्रोडक्ट। देखिए बुक में भी आप देख सकते हैं। तीसरा क्या है, पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम बोल दिए हैं एक्स और वाई बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है तो दोनों क्या हो गया, ज्वाइंट प्रोडक्ट। और जेड ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, पॉलिसी मतलब हम पॉलिसी में नहीं रखे, नीति में नहीं रखे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा बाय प्रोडक्ट। और अगर हम अपनी नीति में रखें कि हम तीनों ही प्रोडक्ट बनाएंगे, एक्स वाई और जेड, मतलब जो भी उससे निकलता है वो बनाने, उस प्रोडक्ट का प्रोसेस करने, मतलब जो मटेरियल का प्रोसेस करने पे तीनों को ही मान लिए हैं कि मेरा क्या है, मेन प्रोडक्ट है, तो तीनों ही क्या कहलाएंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर देखिए अंतर बताया गया है बाई प्रोडक्ट्स, स्क्रैप और वेस्ट में, कि तीनों में क्या अंतर है। तो बाई प्रोडक्ट तो हम लोग अभी जैसे देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसके साथ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या होता है बाय प्रोडक्ट में, अभी हम लोग देखें, जो हो सकता है क्या हमारा कुछ उससे रियलाइज भी हो जाए, जैसे कोई जैसे सोना, जैसे ज्वेलरी वाला अगर आप लोग दुकान में देखे होंगे तो ज्वेलरी का काम होता है, तो एक जगह आप देखे हैं उसमें जहाँ पे वो कटाई छटाई ये सब होता है, तो उसका कचरा भी ना वो लोग बहुत ये देखभाल से रखते हैं, या उसको जो प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। किसी भी चीज में जैसे कोई केमिकल, बुक में जैसे एग्जांपल बताया हुआ है कि जहाँ माइनर केमिकल्स का काम चलता है जिसका कोई वैल्यू है, ठीक है, उस केमिकल प्रोसेस के बाद, तो वो क्या ट्रीट हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट। और अभी तो हम लोग देखे गन्ना वाले केस में है ना, तो वो बाई प्रोडक्ट हो गया। अगर हम, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका वो जो साथ में निकल रहा है, मतलब हार्ड वाला चीज जो कचरा मेनली बोलते रहे हैं उसको बनाना, तो क्या हो जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जबकि स्क्रैप क्या हो गया, स्क्रैप लेफ्ट ओवर पार्ट बोलते हैं रॉ मटेरियल का। कुछ जैसे फर्नीचर वाले में आप देखे होंगे, कारपेंटर जब काम करते हैं तो लकड़ी का वो जो क्या बोलते हैं उसको, बुरादा बोलते हैं, जो लकड़ी का पीसे छोटा 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 गिरता है, जैसे घसते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं उसको,
बुरादा। बुरादा ही, ठीक है। या कहीं मेटल का काम चल रहा है, आपके बुक में भी दिया हुआ है ना? तो मेटल का काम चल रहा है और उसमें क्या हुआ कि उसका जो छोटा-छोटा पीस गिर रहा है, ठीक है? तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्रैप है। अच्छा तो ये हो गया स्क्रैप, बाई प्रोडक्ट तो हम लोग देख लिए, ये हो गया स्क्रैप। और लास्ट क्या है हमारा? वेस्ट। वेस्ट क्या हो गया कि जिसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, वेस्ट, ठीक है? कुछ मतलब आपको कुछ रियलाइज नहीं होगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, और तो और क्या हो सकता है, आपको कुछ खर्च करना पड़े उसको हटाने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है? जैसे कोई हार्मफुल गैस निकल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा चिमनी ऊपर करके ऊपर से निकले, या जो भी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हुए, ठीक है? किसी भी तरह उसको आप क्या कर सके, हटाना है आपको अगर वो तो, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया हमारा? वेस्ट, मतलब कोई जिससे वैल्यू रियलाइज नहीं हो रहा है। स्क्रैप को तो बेच के भले ही आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है? कि जहां पे भी उसका कोई खरीदार अगर मिल जाए, ठीक है? तो वेस्ट सिंपल में समझ लेते हैं फिर से रिवीजन में। वेस्ट क्या हो गया? जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हो सकता है आपको कुछ खर्च ही करना पड़े उसको हटाने के लिए, वो ऐसा कुछ निकल रहा है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो दूसरा क्या? स्क्रैप। स्क्रैप क्या हो गया? जो पार्ट बच जाता है, लेफ्ट ओवर पार्ट है, जो भी रॉ मटेरियल का आप यूज कर रहे थे, कारपेंटर लोग जो फर्नीचर बनाने समय छोटा छोटा बुरादा मतलब गिरता है, या मेटल का पीसेस जहाँ पे मेटल यूटेंसिल्स का काम होता है, वो स्क्रैप हो गया। तो वो भी तो बेच के कुछ पैसा मिल सकता है आपको। और बाई प्रोडक्ट तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है? तो वेस्ट में तो मेनली कोई वैल्यू नहीं, या नेगेटिव वैल्यू जा सकता है, स्क्रैप में कुछ मिल सकता है, और बाई प्रोडक्ट में भी कुछ मिल सकता है। तो उन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो लगभग सेम है, ठीक है? फिर देखिए अकाउंटिंग फॉर बाई प्रोडक्ट करके आपके बुक में बताया गया है। तो जहाँ स्मॉल वैल्यू का है, जहाँ ज्यादा वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है, जहाँ बाय प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग होता है, और लास्ट बताया गया जहाँ यूटिलाइज होता है इन द अपने ही अंडरटेकिंग में ही उसको यूज कर लिए, बाय प्रोडक्ट जो भी आया उसको अपने ही किसी काम में आप ले लिए, ठीक है? तो इसको बस आप रीड करिएगा, मेनली ये समझ में कब आएगा, जब प्रैक्टिकल के थ्रू आपको ले जाएंगे, ठीक है? तो होमवर्क में इसको लिखिए, तो रीड कर लिएगा, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वैसे इसको जब जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब मेनली ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? लिख लिए सब होमवर्क उसको, अकाउंटिंग फॉर बाई प्रोडक्ट लिख लिए? यस सर। हाँ, ठीक है। कैलकुलेशन अब देखिए इलस्ट्रेशन 24 में आई है, तो इससे बेटर हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट जो है अवकाश लिमिटेड का, वो दो प्रोसेस के थ्रू पास होता है, ए और बी। सब लोग हैं ना 24 में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रेस्पॉन्ड करिए, सब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बीच बीच में, करिए रेस्पॉन्ड। दो प्रोसेस के से जा रहा है, ए और बी। जो प्रोडक्ट है प्रोसेस ए का, उसमें जब हम लोग लेस वेस्टेज करते हैं और बाय प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल बन जाता है फॉर प्रोसेस बी। मतलब इसमें दो चीज आ रहा है, क्या? एक वेस्टेज और एक बाय प्रोडक्ट आ रहा है, किसमें? प्रोसेस ए में। उसके बाद जो भी बचता है वो बन जाता है रॉ मटेरियल, मतलब इनपुट बन जाता है किसके लिए? प्रोसेस बी के लिए। जितना भी बाय प्रोडक्ट है उसको लिखा जाता है, डायरेक्टली बेच दिया जाता है फैक्ट्री से ही, मतलब वो बिक जाता है। इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, देखिए ए और बी दोनों प्रोसेस का, ठीक है? शॉर्ट में इसको देख लीजिए, देखिए लास्ट में सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ, उसको टिक करिए। तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट ए में और बी में दोनों में है सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, वेस्टेज के नीचे है ना, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्या लिखा है? प्रिपेयर, दोनों प्रोसेस अकाउंट बनाइए और शो करिए कॉस्ट पर टन, किसमें? दोनों प्रोसेस में। और प्रॉफिट क्या हुआ आपको ऑन द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है? तो वो भी आपको शो करना है। तो देखिए आंसर में आइए, देखिए प्रोसेस ए में देखिए जैसा हम लोग बनाते हैं उसी तरह बनेगा। रॉ मटेरियल आ गया, वेजेस आ गया, और फैक्ट्री ओवरहेड आ गया डेबिट साइड में। अच्छा अकाउंट लिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है। दोनों साइड लिखेंगे ना हम लोग डेबिट क्रेडिट, अकाउंट है तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिख लीजिए। तो प्रोसेस ए का लेफ्ट साइड में तीन चीज लिख लिए। फिर देखिए राइट साइड में, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि ये कर चुके हैं हम लोग, अब वही चीज है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है बस। बाय वेस्टेज है तो वेस्टेज का आपका दिया ही हुआ है,
कितना 20 टन। देखिए क्वेश्चन में पीछे पलट के या सामने, तो सामने ही में देखिए 20 टन है तो 20 टन लिख दिए। और सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट देखिए लिखा हुआ है 80 टन बेचा गया, कितना में? कॉस्ट प्लस सर 25%। आपकी आवाज कट के आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? थोड़ा यहाँ प्रोग्राम चल रहा है इसीलिए। अच्छा अच्छा, अभी क्लियर है आवाज आपको? अभी क्लियर है? सर क्लियर है? जी सर। हाँ Yes, sir. ठीक है। देखिए इजी है ना। फिर बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट तो क्या लिखा है? कॉस्ट प्लस 25%। तो हमको पहले कॉस्ट निकालना होगा। कॉस्ट कैसे निकलता है? पहले हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे। देखिए 2000 टन आया है मेरा, और 1616 को अभी मत देखिए, वो तो बाद में हम लोग निकाल के लाए हैं। तो 80 60 और 20 टोटल कितना हो गया? 1,60,000 है ना। 1,60,000 हो गया। और देखिए हम लोग टन्स कितना प्रोड्यूस किए हैं? 2000 टन्स। 2000 टन्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, 2000 टन्स प्रोड्यूस किए हैं और वेस्टेज हो गया 20, है ना। तो कितना टन हुआ? 1980। वर्किंग नोट्स में देख सकते हैं आप, देखिए दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, वर्किंग नोट में देखिए बताया हुआ है 2000 टन से 20 वेस्टेज हो गया, तो टोटल टन्स हम लोग का कितना आया? 1980 आया। और अमाउंट कितना है? 1,60,000। तो 1,60,000 है। और हम लोग देख सकते हैं वेस्टेज से हमको कुछ बेच के मिला नहीं है, तो कुछ नहीं मिला है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ गया नहीं, मतलब कितना हो गया हमारा? 1,60,000 ही रह गया वो। ठीक है, तो 1,60,000 कॉस्ट बैठा आपका कितना टन का? 1980 टन का, है ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, नॉर्मल जो चीज होते हैं उसको हटा दे, उसको भी हम लोग लेते हैं, मतलब वो 20 वाला मेरा नॉर्मल वेस्टेज है इसलिए हटा दिए उसको। ठीक है, तो 1980 आया। तो कॉस्ट ऑफ 80 टन, 80 टन का कितना कॉस्ट आएगा? क्योंकि हम लोग का दिया हुआ है ना 80 टन हम लोग बाय प्रोडक्ट को बेचे हैं, तो 80 टन का कॉस्ट निकल गया 6465, है ना। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. जी सर। और फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आप जितना 80 टन है उसको 25% प्रॉफिट में बेचे हैं, तो कॉस्ट आ ही गया, कॉस्ट का 25% निकल गया, तो कितना आएगा? 1616। तो आप बेचे हैं कितना में? टोटल 8081 में। तो 1616 प्रॉफिट है। और हम लोग जानते हैं कि बनाते हैं तो हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रॉफिट का पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड लिख के हटा देते हैं उसको, है ना। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ अब यस क्या? सर। हाँ वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? तो मेरा अमाउंट देखिए, अमाउंट पहले, हाँ अमाउंट 60, अब 1616 भी आ गया, तो 1,61,616 कॉस्ट आया मेरा। तो उसको राइट साइड भी लिख देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 153,535। लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, लिख दिए? यस सर। ठीक है, और टन्स भी बैलेंसिंग फिगर में लिख सकते हैं कि 1900 टन, 2000 में 20 और 80 हट गया तो बचा कितना? 1900। और इधर साइड हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, मतलब कॉस्ट पर टन आ जाएगा। ठीक है, तो 153,535 डिवाइडेड बाय 1900 टन्स। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो देखिए बस इतना ही है ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस बी में भी सेम चीज बस यूज होगा जो अभी हम लोग प्रोसेस 1 में किए। देखिए तो सिंपल में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या किए, जैसे पहले कर रहे थे वही तो है। क्या कर रहे थे कि जितना हमारा कॉस्ट आता है, ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं लास्ट में कुछ बेचे उचे हैं तो हटा देते हैं, और अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो बाय प्रोडक्ट भी तो वही चीज, बाय प्रोडक्ट में भी तो वही किए, सेम जो पहले करते आ रहा है वही किए। ठीक है, फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरा वही, फिर यूनिट टन्स में भी आ गया। टन्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? क्वांटिटी लिखते हैं कि यूनिट्स लिखते हैं? यूनिट्स इन आप लिख सकते हैं टन्स, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? यस Yes, सर। ठीक है, सेम चीज sir. प्रोसेस बी में हो गया। तो होमवर्क लिखिए इसको 24 को और 25 को। 25 भी वैसे ही है। 26 को लिखिए, 26 को भी। 26 लेकिन आपको अकाउंट नहीं बनाना है, ऐसे ही बस निकालना है ना। तो इसको आप पहले ट्राई करिए, आप अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। 26 को लिखिए होमवर्क।
ठीक है, 25 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है बाई प्रोडक्ट को बेच के, ठीक है, देख लीजिएगा। लेकिन 25, 26 को भी लिखिए। चलिए, हो गया, यहां तक लिख लिए? लिख लिए? सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, 8th में क्या लिखा है? ज्वाइंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ज्वाइंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस एंड बाई प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है? कभी कभी क्या होगा कि हमारा खर्चा जो है, ठीक है, वो एक लेवल तक तो सेम ही है, उसके बाद से क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं हम लोग, ज्वाइंट कॉस्ट क्या हो गया? वैसा कॉस्ट जो कि इनकर किया गया है कब तक? मैन्युफैक्चर स्टेज से पहले तक, मतलब बनने से पहले, और क्या प्रोडक्ट बनने से पहले, ठीक है, जो भी खर्च किए हम। और सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस क्या हो गया? जो एक बार प्रोडक्ट अब अलग अलग आ गया, एक्स प्रोडक्ट अलग हो गया, वाई प्रोडक्ट अलग हो गया, अब पता चला अब जो भी खर्च कर रहे हैं हम एक्स के लिए कर रहे हैं, तो साफ दिखेगा ये एक्स के लिए कर रहे हैं और ये हम वाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, इसको थ्योरी पोर्शन इसमें लिखे तो शॉर्ट नोट्स, इसका भी शॉर्ट नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स ऑन, इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको भी, शॉर्ट नोट्स ऑन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, कॉमा सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस एंड बाई प्रोडक्ट, तीनों को कंपेयर करना है। ठीक है, जो लिखा ही हुआ है 1 और 2 पार्ट में जो लिखा हुआ है यहाँ तक करेंगे। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग समझेंगे, ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर्मेट भी बना दीजिएगा। हाँ, फॉर्मेट विथ फॉर्मेट ब्रैकेट में लिख दीजिए, फॉर्मेट। इजी है, अभी हम लोग देखेंगे ना, आपको इजी लगेगा, ऐसे देखने में लग रहा होगा क्या है। 27 में देखिए, आगे सब 27 में। Yes, sir. ठीक है, देखिए 27 में क्या है, बी, आप लोग को आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा हो सकता है डिस्टरबेंस हो, वो थोड़ा फंक्शन चल रहा है, पर हम लोग का देखिए कि इसलिए कर रहे हैं कि आपका एग्जाम के लिए आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो हम लोग का कोशिश तो यही रहेगा कि हम लोग पहले कवर कर ले, ताकि एग्जाम से पहले आपके पास टाइम रहे पढ़ने का, अगर एग्जाम का डेट पहले ही आ जाता है तो, है ना। क्योंकि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 में क्या है, देखिए बी है बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ए का ज्वाइंट खर्चा दिया गया है मैन्युफैक्चर का, मटेरियल इतना लगा, लेबर इतना गया, और ओवरहेड हाफ ऑफ लेबर है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस फिर बताया गया, ठीक है, ए का इतना, बी का इतना। ठीक है, कुछ कुछ खर्चा बताया गया, बोला गया प्रोसेस अकाउंट बना दीजिए और खर्चा को बांटिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मेन प्रोडक्ट कौन है, ए है कि बी है? कौन मेन प्रोडक्ट है, ए कि बी? A main product है। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ए प्रोडक्ट के जगह वहां बी पहले लिखा, ए लिखा होता तो फिर वो चेंज हो जाता, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। तो वहां पे आप लिखिए तो बी से एरो निकाल के रीड क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, केयरफुली फॉर अंडरस्टैंडिंग which product is main product, which product is the main product। लिख लिए? लिख लिए? Yes, sir. Read question carefully for understanding which product is the main product, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ करेंगे तो आगे फिर गड़बड़ हो सकता है आंसर, इसीलिए, है ना। देखिए तो क्या करना है हमको, दोनों का प्रोसेस अकाउंट बनाना है। मतलब क्या वो चाह रहे हैं आपसे कि आप बता दीजिए किसमें कितना कॉस्ट आएगा, क्या क्या आना चाहिए आंसर। ठीक है, कितना किसमें आएगा, है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि आप प्रोसेस अकाउंट बनाइए और अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस बताइए। तो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो बना दिए हम लोग,
और फिर क्या करेंगे, मतलब लाइन खींच के फिर हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले वो कितना खर्चा आया है जॉइंट में और सेपरेट में, अपना अपना खर्चा कितना है वो भी देखना होगा। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस है, देखिए प्रोसेस बी का करके बताया गया है। क्यों बी का बताया गया है? क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन में सिर्फ बी का ही एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ए का तो दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग पहले बी से ही पता करेंगे कि बी का कितना कॉस्ट है, जिससे उसका जो कॉस्ट आएगा वो लेस कर देंगे टोटल से, तो क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग देखिए क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग लिखिए तो स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, हेडिंग में लिख लीजिए, बुक में नहीं लिखा हुआ है हेडिंग, आप लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ, अपॉर्शनमेंट देखिए स्पेलिंग ऊपर में लिखा ही हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट या स्लैश देके एक्सपेंसेस, जॉइंट कॉस्ट या जॉइंट एक्सपेंसेस लिख लिए। लिख लिए? Yes, sir. ठीक है, देखिए Yes, sir. हाँ, तो प्रोसेस बी का हम लोग देख रहे हैं, तो प्रोसेस बी का क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस कितना लिखा हुआ है बी का, 75,000। 75,000. हाँ वेरी गुड, 75,000। तो आपके बुक में लिखा हुआ है बस सेलिंग प्राइस, आप क्या लिखिए ना, सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट बी लिख दीजिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट बी लिख लिए। Sir. उससे क्या होता है, एम्फेसिस पड़ता है, बाय प्रोडक्ट ये है हमारा, है ना। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस है हमारा और हमारा प्रॉफिट बताया हुआ है, उस पे कितना है प्रॉफिट, 25% है ना। तो 75,000 का उसी पे प्रॉफिट ऑन सेल ही लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल, और सेलिंग प्राइस ही दिया, तो इंटू ही कर देंगे सीधे, क्योंकि ऊपर वाला भी सेल है और परसेंट भी सेल्स में है, तो इंटू 25% कितना आया, 18,750। तो कॉस्ट उसको माइनस कर दिए हम, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. और कॉस्ट से हम लोग बाद का खर्चा लेस कर रहे हैं, बाद का खर्चा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में बाद का खर्चा कितना दिया हुआ, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आप बी का देखिए, बाद में खर्च कितना कितना किए, मतलब टोटल खर्च हुआ है 56,250, जिसमें सिर्फ बी का खर्च कितना है बाद का, ठीक है, बाद का खर्च कितना है, 15,000, 20,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया, 45,000। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? Sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए, तो मेरा ये खर्चा अभी लेस हुआ तो कितना खर्च आया, 11,250। अगर किसी चीज का टोटल खर्चा है 56,250, जिसमें उसका अपना खर्चा था 45,000, तो 11,250 एक साथ वाला खर्चा हुआ। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ, तो देखिए जैसे आपको अगर अभी थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो सिंपल में समझ लीजिए, है ना। मान लेते हैं खुशबू और बीना, है ना, ये दोनों गई, मान लेते हैं क्या किए, ये लोग मिलके एक जगह खा लिए खाना, हाँ, तो ये लोग खाए तो इनका बिल आया मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, ज्वाइंट खर्चा हुआ। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब क्या हुआ, बीना अपना खर्च की, उसके बाद कुछ कुछ ली खर्च की, और खुशबू अपना खर्च की, तो आपको फिर बता दिया गया कि आपका टोटल खर्च हुआ है 150 रुपया, हाँ, और बता दिए हम लोग कि क्या है, 150 रुपया में आपका सिर्फ मान लेते हैं लिखा हुआ है कि खुशबू का सिर्फ खर्च था, उसमें कितना कुछ अमाउंट अगर बता दें, ठीक है, कि 25 रुपया खुशबू, 20 रुपया खुशबू का है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, 20 रुपया लेस करेंगे, ठीक है, खुशबू से, तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा कि ये खर्चा लेस, 150 रुपया टोटल खर्च हुआ है, जिसमें खुशबू का जो सेपरेट खर्चा था, ठीक है, जो खुशबू का सेपरेट खर्चा था वो 25 था। तो अब जितना आया आपका, ठीक है,
तो मतलब 125 ही मान लेते हैं कि साथ में लोग खर्च किए कितना आपका जो होटल में, तो 125 जो है वो क्या हो गया ज्वाइंट खर्चा। अगर उसमें भी अब अगर हम लोग निकाल के बता दे कि इस ज्वाइंट खर्चा में भी ठीक है 70 ये क्या है इतना खर्च क्या है हमारा क्या है कि सिर्फ इसका खुशबू के लिए है, तो वो पता चल जाएगा कि ये बस खुशबू का है। मतलब एक चीज थोड़ा एग्जाम्पल उतना वो क्लैरिटी नहीं है इसमें, देखिए फिर से इस जो हम लोग कर रहे थे उसी के थ्रू हम समझा देते हैं। टोटल खर्चा आया बाय प्रोडक्ट बी का कितना 56,250 टोटल सिर्फ बी का, जिसमें से 45,000 था कौन सा खर्चा उसका खुद का बी का, तो बाकी का खर्चा कहाँ से आया 11,250 वो ज्वाइंट में उसका शेयर था। ठीक है, तो 11,250 ज्वाइंट का खर्चा है, मतलब ज्वाइंट खर्चा कुछ भी आया हो उसमें 11,250 सिर्फ किसका था बी का। क्लियर है सबको अब? क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखिए टोटल ज्वाइंट खर्चा कितना था लिखा हुआ है कितना 50,000 प्लस 25,000 ऊपर में सबसे क्वेश्चन का सबसे ऊपर पार्ट में देखिए मटेरियल 50,000 लेबर 25,000 और ओवरहेड हाफ ऑफ लेबर है मतलब 25,000 का आधा 12,500 टोटल कितना हो गया 87,500। तो 87,500 में बी का कितना था 11,250 जो कि हम लोग उल्टा प्रोसेस से मतलब प्रॉफिट को लेस करते हुए निकाल चुके हैं। तो 11,250 सिर्फ बी का है, तो बाकी खर्चा कौन कितना खर्चा शेयर ऑफ मेन प्रोडक्ट कौन है ए का कितना आया ज्वाइंट कॉस्ट में कितना हिस्सा 87,500 माइनस 11,250 मतलब बाकी जितना भी खर्च है किसका है ए का है कितना 76,250। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको विजुअल अभी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि है ना हम थोड़े दूसरी जगह हैं और फिर यहाँ कैरी नहीं किए वहाँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लेकिन साथ में इसको सुनिएगा भी और देखिएगा भी ना तो आपको इजीली कवर हो जाएगा, है ना। ज्यादा कुछ तो है नहीं, सब तो वही है, बस थोड़ा थोड़ा केसेस बस बदल रहा है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया जॉइंट एक्सपेंसेस का 76,250 हो गया प्रोडक्ट ए का 11,250 हो गया बी का, मतलब जो बाय प्रोडक्ट है बी। तो रेशियो क्या हो गया 61:9, बस काटे हैं काटते काटते 61:9 में आ गया, तो ये रेशियो हो गया। अब ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट का हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं देखिए टू मटीरियल्स में सेपरेट खर्चा लिखा हुआ है किसका ए का लिखा हुआ है सेपरेट खर्चा, और ज्वाइंट में देखिए ज्वाइंट में हम लोग अभी अलग नहीं किए हैं, देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ था वही लिख दिए हैं, टोटल ज्वाइंट लिख दिए हैं मटीरियल 50,000 लेबर 25,000 और 12,500 किसका ओवरहेड का। ठीक है, लेकिन राइट साइड में आप देखिए एक ही बार में ये सारा खर्चा हम लोग हटा दिए, क्या लिख के बाय बी बाय प्रोडक्ट 11,250। ठीक है, ध्यान से समझिए 50 देखिए 30,000 32,500 और 10,000 जो सेपरेट खर्चा है वो तो सिर्फ एक का है। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। हाँ, और ज्वाइंट जो खर्चा है वो तो ज्वाइंट लिखा ही हुआ है, ज्वाइंट क्या होता है ए का भी है और बी का भी है, ए का भी है और बी का 50,000 25,000 और 12,500। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। और सीधे राइट साइड में लिख दिए बाय बी बाय प्रोडक्ट, तो अब क्या किए बी का जो भी ज्वाइंट में जो भी खर्चा था कितना 11,250 एक ही बार में हम लोग उसको हटा दिए, मतलब मटेरियल में जो हिस्सा था लेबर में जो हिस्सा था और ओवरहेड में जितना हिस्सा था एक ही बार में हम लोग राइट साइड में उतना अमाउंट को लिख के हटा दिए। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक ही बार में हटा दिए, है ना। तो अब जितना भी खर्च आया है वो किसका है, अगर हम बी का अब हटा ही चुके हैं तो जो भी खर्चा है किसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका आएगा ए का। क्लियर है सबको? यस सर। वहां बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 1,60,000 माइनस 11,250 तो कितना आ गया 148,750। ठीक है, बाय बी प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है 11,250 वहां से एक एरो निकालिए, लिख लीजिए तो ताकि आपके लिए बाद में जब आप पढ़े तो आसानी हो। 11,250 से एक एरो निकाल के लिखिए, एक ही बार में हटाना है
हटाना है जो भी बाय प्रोडक्ट का हिस्सा है, जो भी बाय प्रोडक्ट का हिस्सा है जॉइंट एक्सपेंसेस में, जॉइंट एक्सपेंसेस में। फिर से एक ही बार में हटाना है जो भी बाय प्रोडक्ट का हिस्सा है जॉइंट एक्सपेंसेस में। लिख लिए? Yes, sir. अब देखिए बी प्रोडक्ट का, बी का बाय प्रोडक्ट, तो ए से जो आया अमाउंट इसका 11,250 जो जॉइंट में इसका था, और बाकी जो अलग अलग खर्चा था 15,000, 20,000 और 10,000, वो तो लिखेंगे ही हम लोग कि इसका अपना खर्चा है। तो टोटल कितना हो गया? 56,250, और उधर साइड भी 56,250 ही आया, क्योंकि कुछ इसमें तो लेस करना नहीं है हमको, इसका तो इसी का कॉस्ट लिखा हुआ है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए उसको 56,250 को। लिख लिए? लिख लिए सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बुक में यहाँ तक है। हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ और भी आया तो वो भी हम लोग का कवर हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? वो जो 56,250 है ना, उस लाइन को और खींच दीजिए नीचे, थोड़ा सा लाइन खींचिए, 2-3 आइटम लिख देंगे, हो जाएगा। दोनों साइड से खींच दीजिए, और लेफ्ट साइड में लिखिए अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरी डाउन है, लेफ्ट साइड में लिखिए टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन, बीडी लिखिए, उतना ही अमाउंट 56,250 टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन। हम लोग इलस्ट्रेशन 27 में ये कर रहे हैं। बी बाय प्रोडक्ट अकाउंट में हम लोग उस लाइन को और नीचे खींच दिए 56,250 वाले को, और हम लोग उस आगे भी कर ले रहे हैं, है ना, ताकि कोई और क्वेश्चन में हो तो उसको हम लोग कर ले। लिख लिए सब? टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 56,250 लिख लिए? Yes, sir. उसके नीचे अब लिखिए टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अमाउंट कुछ नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो आप वहां डैश कर दीजिए बस। अमाउंट के कॉलम में 56,250 के नीचे डैश, मतलब नील। ठीक है, राइट साइड में अब लिखिए, अगर कुछ अमाउंट होता तो वो भी आ जाता। राइट साइड में लिखिए बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। लिख लिए? Yes, sir. अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ, आंसर में आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दिया हुआ है तो वो भी किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के ही बराबर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड वाला हम लोग प्लस माइनस करते हैं, तब ये हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तब आता है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो किसी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? वो बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई अगर आइटम नहीं, छोड़िए इसको, ये कॉन्सेप्ट को, मेनली क्या है, अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब एक्सपेंस प्लस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। वो बाकी वाला हम लोग तो देख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं। लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर 56,250, 56,250, और दोनों साइड को बैलेंस कर दीजिए 56,250, 56,250। लिख लिए? लिख लिए सब? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा और लिखना है, हाँ, अगर स्पेस नहीं है तो आप इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए, बाद में कॉपी में इसको कर लीजिएगा। अब लिखिए फिर से नीचे, अब लेफ्ट साइड में फिर से टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ब्रॉट डाउन, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ब्रॉट डाउन 56,250, फिर से लिखिए 56,250 जो ऊपर में आया। बाय, ऊपर में आप लिखे होंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीडी लिखे है ना, सीडी लिख लीजिएगा, सीडी बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऊपर में सीडी, और नीचे में जो अभी लिख रहे हैं वहां क्या लिखेंगे? बीडी। लिख लिए यहां तक कॉस्ट ऑफ सेल्स बीडी? Yes, sir. राइट साइड में अब लिखिए बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है ना 75,000, बाय सेल्स लिखिए 75,000। लिख लिए?
लिख लिए? लिख लिए सब? यस सर। अब दोनों साइड को बैलेंस करिएगा आप। तो बताइए, सेल हुआ है 75,000 में और उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब टोटल कॉस्ट है 56,250, तो प्रॉफिट हुआ है कि नहीं इसमें? हुआ है। वेरी गुड। तो लिख दीजिए अब बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट में लेफ्ट साइड में लिख दीजिए 18,750। ये क्या है? प्रॉफिट, जो हम लोग निकाले भी ऊपर कैलकुलेशन करके 18,750। अब कंप्लीट हो गया ये पूरा 18,750 लेफ्ट साइड में 56,250 के नीचे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? अगर क्वेश्चन में बोला हुआ रहता पूरा आप शो करिए, ठीक है, नहीं भी अगर बोला हुआ है तो भी हम लोग पूरा ही इस तरह का ही बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए आंसर, ठीक है, कि मार्क्स ना कटे हमारा। क्लियर है सबको? हो गया? समझ में आ गया सबको? बोलिए, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो सिंपल में क्या किया हम लोग, दोनों का प्रोसेस अकाउंट बना दिए। तो सेपरेट और जॉइंट खर्चा मेन प्रोडक्ट ए का लिख के, और क्योंकि बी का ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ था तो उससे हम लोग कॉस्ट निकाल लिए कि अलग अलग कॉस्ट कितना है और जॉइंट कॉस्ट कितना है। उससे हम लोग का ए का पता चल गया, और ए का जब बना रहे थे तो बी का हम लोग लिख के उसको हटा दिए, तो सिर्फ ए का कॉस्ट आ गया, और बी का तो सब अलग अलग दिया हुआ है, बस उसको लिखते गए और प्रॉफिट तक हमारा हम उसको शो कर दिए। ठीक है, तो हम लोग फिर आज यहीं पे रुकेंगे। 28, 29 को लिख लीजिए होमवर्क, वो थोड़ा है ना। 29 लिख लीजिए, 28 तो वही है उसी तरह का। 29 लिख लीजिए, 28 भी लिख लीजिए, वो भी देख सकते हैं आप, देख लीजिएगा, सेम चीज है ना। ठीक है, चलिए आगे का जो पार्ट है, ठीक है, एक लिखिए तो 31 ट्राई करिए तो पहले खुद से, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। हाँ करिए तो 31, देखिए 31 अगर खुद से बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी खुद से सीख रहे हैं। 31 को बनाने के लिए आपको पीछे का थ्योरी जो है थोड़ा सा पढ़ना होगा, जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, वो 8 नंबर टॉपिक, जॉइंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस एंड बाई प्रोडक्ट, उसको जरूर पढ़िएगा। उसका सेकंड पार्ट में जो लिखा हुआ है ना, उसी के बेसिस पर 31 बनेगा। जॉइंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस और बाई प्रोडक्ट का जो थ्योरी है, उसका जो सेकंड पार्ट है, उसके बेसिस पे बनेगा 31 आपका। तो पहले आप ही लोग करिए, जिससे थोड़ा आपका भी डेवलपमेंट हो, है ना। कुछ कुछ खुद से भी करना है, तब ना पता चलेगा कि कितना हमको खुद से समझ में आता है। 31 होमवर्क लिखिए, 32 लिखिए, 31 जैसे बताया वो ऐसे बनेगा। हाँ, फिर पीछे का वो थ्योरी का पढ़ के 32। ठीक है, कल छुट्टी है इसीलिए आपको कुछ कुछ हम ये कर रहे हैं। 33, 34 लिख लीजिए, 34। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एक 36 है, तो 36 में तो प्रोसेस अकाउंट बनता है। चलिए ये बाद में अब हम लोग करेंगे, इतना आप देख लीजिए। हाँ, ठीक है, तो मतलब 35 तक आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे जो जो हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं उसको मेनली देख लीजिएगा। फिर से बोल दे कि क्लियर हो गया। 31 को आपको खुद से करना है, ठीक है, 31 को, जिसमें आपका मेन ब्रेन लगेगा। 28, 29 लगभग वही चीज है जैसा किए हम लोग। ठीक है, तो 29 को आप लिख सकते हैं, 28 को आप स्किप कर सकते हैं, या तो दोनों को ही कर लेंगे तो और अच्छा है। अगर लेकिन सबको बनाइएगा नहीं, टाइम बचाइएगा थोड़ा। हाँ, ठीक है, 32, 33, ठीक है, 34। तो ये सब एक ही जैसा आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेने से अच्छा है। ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। 35 भी अगर करना हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बताइए, कल क्लास करना है कि टाइम चाहिए आप लोग को? जी सर। सर कल संडे है। हाँ कल संडे है, लेकिन एग्जाम का भी आप लोग का वो आ रहा है ना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, नहीं तो क्यों क्लास करवाते हैं ना। थोड़ा एग्जाम का भी अब हो रहा है ना बात, इसीलिए। अच्छा, कल अगर हम लोग क्लास करें तो हमको लगता है आधा घंटा 45 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा में आपका इसका कुछ ही टॉपिक अब बचा है, 2 ही 3 टॉपिक है, तो वो कवर हो जाएगा। कर ले कल सुबह सुबह कर ले, आप लोग बताइए टाइम, उसी हिसाब से कर लेंगे, ताकि
क्या होगा देखिए आपको ही फिर आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा ना और अच्छा लगेगा हमको भी कि चलिए एग्जाम से पहले कुछ-कुछ हम लोग कवर किए क्योंकि सिलेबस लंबा है। आप देखिए ना कितना कितना चैप्टर्स है ना? और 2-2 सब्जेक्ट है ना, कॉस्ट भी है, मैनेजमेंट भी है, तो अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आप बताइए यस कि सर, कर हाँ, लेते हैं। कर लेंगे देखिए अभी थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे तब ना वो एग्ज़ाम में सहूलियत होगा और अभी आराम करेंगे तो एग्ज़ाम में फिर दिक्कत हो वो भी अच्छा बात नहीं है और मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि एज़ टीचर हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं सिलेबस, है ना? तो मेरे तरफ से भी अच्छा नहीं है, आपकी तरफ से भी नहीं अच्छा है। तो शुरू-शुरू का मेहनत कर लेना चाहिए, विवेक जैसा बोल रहे हैं देखिए, है ना? हम लोग का 2 सब्जेक्ट है, कॉस्ट भी है, मैनेजमेंट भी है, ठीक है? 18 चैप्टर लगभग है, 18 में 2 हटा दीजिए, 16 मानिए, ठीक है? तो कल बताइए, टाइम बताइए आप लोग, किस टाइम में कन्वीनिएंट रहेगा आप लोग के लिए? सर मॉर्निंग में 11 बजे। क्या हाँ, 11 भी अच्छा टाइम है। सब रेडी हैं 11 बजे के लिए? यस सर। ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग 11 बजे करेंगे। कोई डाउट होगा अभी तक का ज़्यादा तो टॉपिक नहीं देखे हम लोग जो है, क्योंकि आप लोग बनाते भी आ रहे हैं, जो रेगुलर है उनको ईज़ी ही पड़ रहा है। ठीक है? तो आपको कोई डाउट होगा या कुछ भी है तो आप कल हमसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है? तो कल डाउट क्लास भी हो जाएगा आपका और हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है? किन्हीं को कुछ भी बोलना है या पूछना है? नो सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सबको। थैंक यू सर, थैंक यू बाय। सर। ठीक थैंक है। यू सर। सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सबको।